हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेशन नंबर 4 ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन और हमारे पास काफी क्वेश्चंस और इसका बेसिक्स परमुटेशन का हम सब देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, परमुटेशन देखो, यहाँ तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, लेकिन एज सच मेरे पढ़ाने के तरीके से एक बार पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिर हम एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू और एक थोड़ा सा और डीप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्री रिटन थ्योरी को भी देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करूंगा, आई वांट टू टेल यू परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। दिस इज लाइक अब देखो, परमुटेशन हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। अभी से पहले हमने देखो, मैंने पहले ही बताया था चैप्टर इज फॉर काउंटिंग। अभी चैप्टर का नाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन रखा है, लेकिन जो चैप्टर एज अ होल जो भी हम इसे पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग पढ़ा हमने, फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा, और भी चीजें जैसे आएंगी, ये सब आपको काउंटिंग्स पे हेल्प कर रही है। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेन टूल है, इसलिए चैप्टर का नाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन रख दिया गया है। मतलब जो एनपीआर एनसीआर में इंट्रोड्यूस करूंगा, वो एक मेन टूल है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या फिर मैं कहूंगा कि बेसिकली जो चैप्टर का एम है काउंटिंग करना, वो हम सीखेंगे। ठीक है। अब परमुटेशन देखो, ये क्या है। बेसिकली आपके पास कुछ चीजें रखी हैं, 10 रखी हैं, 5 रखी हैं, कोई भी 10 चीजें रखी हैं, उसमें से आपको उनको अरेंज करना हो। अब 10 चीजें रखी हैं, 10 को ही अरेंज करना हो तो ठीक है, एक बात बनती है। लेकिन 10 में से अगर मान लो मैं 5 को अरेंज करना चाहूँ, वही थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। अभी इसमें ज्यादा मैं लिख जानबूझ के नहीं रहा, क्योंकि मेरा एम थोड़ा सा आपको वर्बली समझाने का है। ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ 10 चीजें रखी, 10 में से 10 को अरेंज करना एक बात हुई। जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा कि मुझे 10 में से अगर 5 को अरेंज करना है, वो एक डिफरेंट बात हुई। ये डिफरेंट बात हुई कई तरीके से। अब इसमें क्या है कि 10 में से आपको 5 या फिर कोई भी नंबर 4 ले लो, कुछ भी ले लो। अब जैसे मैं एक बार 4 के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि 5 में फिर वो है ना, एक नंबर थोड़ा बिल्कुल ही एक्जैक्ट हाफ ऑफ 10 हो गया, इसलिए। ठीक है। अब देखो, 4 के एग्जांपल लेते हैं। अब आपको ऐसा कुछ होगा, मान लो 10 चीज़ें अलग-अलग है। 10 चीज़ों के नाम भी आप ए-बी-सी-डी के टर्म्स में रख लो, सिंपल रख लो, ए, बी, सी, डी, एफ, कुछ भी। 10 ये पर्सन्स हैं जिनके नाम ए-बी-सी-डी करके। अब इसमें आप देखो कि अरेंज की तो बात हटाओ, उससे पहले देखो कि मैंने ए को लिया है, सी को लिया है, एफ को और जी को, मान के चलो ये 4 बंदे लिए। और उनको फिर मैंने कहा कि लाइन से खड़े हो जाओ। अब ये 4 लिए हैं, ये भी एक कतार में अगर मुझे खड़े करने हैं, 4 की कतार में, तो अब थोड़ा-सा मैं लिख लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। बड़ा सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई 5 हो गए। एफ, जी, एच, आई, आई, जे। ठीक है? 10 हो गए। अब पहली बात तो कोई भी 4 लेना मेरे लिए, किसी को भी 4 को सेलेक्ट करना कह सकता हूँ मैं, एक डिफरेंट वे हुआ। जैसे मैंने मैंने तो सेलेक्ट किया ई सी को, ई को, एफ को, जी को, और इनको मेरे को लाइन से खड़ा करना है। अब ये भी तो अलग-अलग तरीके से खड़े हो सकते हैं। पहले सी आ सकता है, ई, एफ, जी, फिर मेरा एफ आ सकता है, फिर जी, फिर एफ और सी। समझ रहे हो भाई? तो पहली बात तो मैं अब ये 4 ली। अगली बात, अब ये तो छोड़ो, ये कितनी कितने तरीके से ये अरेंज होंगे उनको छोड़ो। मैं अगला एक कॉम्बिनेशन ये भी उठा सकता हूँ, मैं बी को ले लूँ, आई को ले लूँ, ए को ले लूँ और सी को ले लूँ। मान लो ये कॉम्बिनेशन उठाया, फिर इनको अरेंज कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मतलब लाइन से खड़े करने की, अगर मैं सिंपल से एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, मैं लाइन से खड़े करने हैं, तो क्या-क्या वेज़ बन जाएँगे। मतलब ठीक है। अब सिर्फ सेलेक्ट करना ही मेरा काम नहीं था, मैं सी को पहले खड़ा करूँगा तो वो एक अलग केस होगा, मतलब एक तरीके से खड़ा किया गया है, दूसरे तरीके मैंने ऐसे खड़ा किया है, फिर ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, परम्यूटेशन में हम चाहे नंबर सेम हो, मतलब 10 में से 10 को उठाना हो, एज़ मैनी नंबर एज़ आर देयर, समझ रहे हो? जितने नंबर हैं उतने को करना हो अरेंज, या फिर उनमें से कुछ को करना हो, हम एनपीआर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये एनपीआर क्या है? मतलब परम्यूटेशन का पहले मतलब समझे, कब यूज़ करना है? इट्स वेरी इंपोर्टेंट भाई, समझना पड़ेगा, तभी आप जब क्वेश्चन आएगा आप समझ पाओगे मैं यहाँ एनपीआर यूज़ करूँ या एनसीआर यूज़ करूँ, ठीक है? मैं थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। हालाँकि कॉम्बिनेशन हमारा टॉपिक के मॉड्यूल्स में और इस पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ सीरीज़ में थोड़ा लेट आएगा, बट अब मैं इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगा। अब देखो, 1 सेकंड मैं करता हूँ, फाइन। अब देखो भाई, मैं कहता हूँ आपको कि एनपीआर है, चलो, आपके पास 10 थे, 10 पीआर लगाया, 10 पी4, मतलब जैसे मैं 4 की बात कर रहा था यहाँ, तो 10 पी4 किया मैंने। ध्यान से समझो, 10 पी4 जो मेरा है,
वो नंबर ऑफ वेज हैं जिससे मैं मतलब कि नंबर ऑफ ऐसे मतलब कह सकते हो ना 4-4 की फाइल्स बनानी, जैसे एनसीसी में कहते हैं 3-3 की फाइल में खड़े हो जाओ, या फिर चलो मैं लाइन में बात कर लेता हूँ, एक लाइन में खड़े करने हैं, तो कितने तरीके से मैं उन 4-4 बंदों को खड़े कर सकता हूँ। मैं किसी भी 4 को अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर एक्चुअल में देखो तो आप सिलेक्शन भी हो रहा है और फिर उनका अरेंजमेंट भी हो रहा है। हालाँकि मैं कहीं न कहीं डेफ़िनेशन में डिफ़ाइन करते वक़्त सिर्फ़ अरेंजमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि लेकिन कई बार जब नंबर ऑफ केसेज़ सेम है, जब मैं 10 की बात कर रहा हूँ, 10 P 10 की बात कर रहा हूँ, तब तो ठीक है आप अरेंज ही कर रहे हो कि 10 अवेलेबल है, सबको अरेंज ही कर रहे हो, उसमें क्या सेलेक्ट कर रहे हो कि 10 ही हैं, ऑप्शन ही वो है, सबको अरेंज कर रहे हो। लेकिन जब नंबर कम हो जाते हैं ना, तो एक बार मैं इसको ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए बोलता हूँ कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। समझ रहे हो? तो जो परम्यूटेशन और ये मैं सिंपल कहूँगा 10PR है, ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों को इन्वॉल्व करता है। क्योंकि हमेशा एन और आर सेम नहीं होंगे ना भाई। आप 10 में से 5 को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट का मतलब कि 5 की फाइल बना रहे हो। अब 5 किसको ले रहे हो वो भी तो अलग केस बना देगा, कि जैसे मान लीजिए इसमें 4 लिया मैंने, अब 4 किनको लिया है, वो केस अलग है और अगली बार 4 किनको लूँगा वो केस अलग है। अब जिन चारों से मैं अलग-अलग लाइन में खड़ा मतलब आगे-पीछे खड़ा करके भी चेंज कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट एज़ सच इसमें इन्वॉल्व है। बोलने को हम एक सिंपल डेफिनिशन में एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं कि नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एग्ज़ैक्टली एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन और लाइक आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन। बट वो ध्यान समझो कि जब आर की बात होती है ना, तो वहाँ सिलेक्शन का एक वो आ जाता है। तभी मैं अभी जैसे मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा-सा आपको सिलेक्शन इंट्रोड्यूस करूँगा। तभी एक चीज़ होती है कि एनपीआर ना भाई आपका एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये चीज़ भी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी। ये कोई लॉस की चीज़ नहीं है और कोई आपको कन्फ्यूज़ करने की भी चीज़ नहीं है। यहाँ जो एनपीआर है ये भी द साम से देखो देखो मैं को अभी ये तो क्या है कि ये कहीं न कहीं सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट का टूल है, जहाँ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों को ध्यान रखा जा सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है? अगर मैं खाली ये यूज़ करूँ तो मेरा सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों का ध्यान रखा जा रहा है। ये सिर्फ़ सिलेक्शन के काम आता है। कितने तरीके से 4 बंदों को सेलेक्ट किया जा सकता है। उनको अरेंज नहीं कर रहा मैं। मतलब अगर मैंने ए, बी, सी, डी को सेलेक्ट कर लिया, तो डी, बी, सी, ए मतलब उनको आगे-पीछे कर दूँ, वो केस एक ही बात है। मैं बस उठा के ले आओ बस बंदों को। हाँ, ये 4 बंदे लिए, टीम बना दी उनकी। उनको लाइन से आगे-पीछे खड़े कर रहे हो, वो नहीं करना है मेरे को, बस टीम चाहिए थी। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से समझ भी आएगा। टीम सिलेक्शन केस में हम सिर्फ सिलेक्शन ही कर रहे होंगे, हम उनको आगे-पीछे की बात नहीं करेंगे। अभी उनको रैंकिंग-वैंकिंग कुछ ऐसा नहीं दे रहे। जब लाइन से खड़े करने हो, तो वहाँ सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो रहा है। और ये जहाँ आपका आर फैक्टोरियल था ना, ये कहीं न कहीं अरेंजमेंट के लिए होता है। तो आप समझोगे कि सिलेक्शन यहाँ एनसीआर ने सिलेक्शन किया, आर ने अरेंजमेंट किया, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके एनपीआर बन रहा है, जो कि सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों को ध्यान रखता है। तो एनपीआर आप ऐसा टूल मानो जो सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों को ध्यान रखता है, आर फैक्टोरियल ऐसा टूल मानो जो अरेंजमेंट को ध्यान रखता है सिर्फ, और एनसीआर ऐसा सॉरी टूल मानो जो आपके सिलेक्शन को ध्यान रखता है। मैं फिर रिपीट करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पिछले सेशन में हमने फैक्टोरियल नाम से एक टॉपिक पढ़ा था। फैक्टोरियल में हमने एन फैक्टोरियल पढ़ा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर मैं इंट्रोड्यूस की बात करूँ, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन एज़ सच स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं अगर नाम से इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं 3 नए टूल बता दिए आपको। पहला टूल तो आपके लिए बिल्कुल फिक्स है, वो टूल कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। दूसरा अब मैंने जो टूल इंट्रोड्यूस किया था वो एन फैक्टोरियल किया था, उसका मैं एम्फैसिस या एप्लीकेशन अभी की बात कर रहा हूँ। तो एक मान लो फैक्टोरियल टूल है, फैक्टोरियल टूल क्या करता है, अरेंजमेंट को जल्दी करने में, या एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है। फिर आपके पास एक एनपीआर टूल आता है, इसको एन फैक्टोरियल टूल बोल लो या तो। फिर आपके पास एक एनसीआर टूल आता है, ये सिलेक्शन में हेल्प करता है। एक सिंपल सा बड़ा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं सिलेक्शन के लिए, कि आपके पास 20 लोग हैं, 20 लोग हैं और आपको 6 की टीम बनानी है। तब मतलब वॉलीबॉल में आपको पता है 6 की टीम जैसे होती है, तो 20 में से 6। अब जैसे मान लो किसी के नाम ए-बी-सी-डी करके या कुछ भी राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम वगैरह आपके, तो 6 किन 6 को ले रहा हूँ? तो मैं कहूँगा कि राम, श्याम, घनश्याम उन सबको 6 को लिया, फिर अगली बार मैंने रोहन, मोहन, टोहन को लिया, ठीक है? किसी में घनश्याम आ रहा है, रोहन आ रहा है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन। अगर आप ये देखोगे, जैसे आपने पिछली बार पढ़ा भी है 20 फैक्टोरियल होता है, मतलब अगर जैसे मैंने आपको साइन पेयर का डेफिनिशन एज़ सच मैंने बताई नहीं होगी आपको अभी तक। बट सी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, आई जस्ट नीड टू चेक कि मैंने पीछे बता दिया, फाइन। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी, दैट इज़, तो देखो ये सेशन थोड़े से लंबे जा रहे हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। आपको ये समझ आएगा तो यू कैन ईज़िली टैकल द टफ क्वेश्चन्स आल्सो, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर है यहाँ पे, एंड नाउ व्हाट आई नीड टू से यू, ठीक है, एनसीआर ने सिलेक्शन की बात करी, एनपीआर में अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो जाता है, ये हो गया। ये मेन चीज़ थी। अब थोड़ा-सा प्री रिटन सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं कहूँगा मैं, थ्योरी पे आते हैं, ठीक है? इसमें कुछ नहीं बोला, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, देखो अरेंजमेंट की ही बात करी जो मैं आपको कह रहा था, व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम
और ऑल मतलब n आउट ऑफ n आउट ऑफ n, जो मैंने पहले भी कहा था आपको सबको, और सम मतलब r की बात कर रहे हैं कि हम n में से r को चूज कर रहे हैं, ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो मैंने कहा था ना कि डेफिनेशन में हम कहीं ना कहीं वर्ड का अरेंजमेंट का यूज करेंगे, ऐसा मतलब आपको किताबों में दिखेगा नहीं कि वो बोल रहे होंगे सिलेक्शन अरेंजमेंट व्हाइल कंसीडर्ड टुगेदर इट इज कॉल्ड परमुटेशन, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा डेफिनेशन में लिखा हुआ, लेकिन मतलब उसका वही होता है। अब आई डोंट नो कि किताबों में यूज क्यों नहीं हो रहा, बट आपको समझने की जरूरत है, एप्लीकेशन की जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको ये दिमाग में बिठाना है कि देयर इज सिलेक्शन अरेंजमेंट बोथ इन्वॉल्व इन एनपीआर। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, फाइन, ठीक है। तो वो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट ही है एक तरीके से। तो वो ऐसे भी हम मान लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट की जब हम आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ n, सॉरी मतलब अरेंज कर रहे हैं, तो हम सिलेक्शन को करके ही अरेंज करेंगे ना भाई, समझ रहे हो। देखो मैं अगर बात करूं 10 में से आप 4 को अरेंज करोगे, तो पहले आप ये भी देखो ना कि 4 को लेना है, तो वो सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व है, इसलिए वो वर्ड यूज भी नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। बट डोंट वरी मच अबाउट दैट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है। मैं थोड़ा वैसे समझाता हूँ आपको ताकि और अंडरस्टैंडिंग बने। आप ध्यान से देखो, एनपीआर जो वर्ड लिखा है आपके लिए, उसमें क्या किया, पहले तो ऊपर हमने क्या लिया, सिंपल जो ऊपर है उसको लिख दिया, उसका फैक्टोरियल ले लिया, और नीचे इन दोनों का माइनस किया, मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? आई थिंक नहीं है, बट फिर मैं अगर फिर भी बोलूंगा कि ऊपर पहले मैंने इसको लिखा n फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का समेशन जो आएगा यानी कि n माइनस आर, उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल दोनों का है, ठीक। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ आपके लिए। n फैक्टोरियल को आप जानते हो कैसे तोड़ना है, और n माइनस आर फैक्टोरियल, हाँ मैंने एक बार आपको क्वेश्चन जरूर करवाया था कि n अपॉन n माइनस फैक्टोरियल आपका ये होता है, या फिर इसका उल्टा करवाया होगा, वट एवर दैट। तो ये चीज आप समझ सकते हो, ठीक है। अब नोट में कुछ खासी चीज लिखी होंगी, इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ आइटम प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। हाँ यही बात है ना, ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, क्योंकि ए बी सी डी को लाइन में खड़ा कर रहा हूँ और बी सी डी ए को, बंदे वही 4 है, लेकिन ये लाइन के हिसाब से ये लाइन अलग मानी जाएगी और वो लाइन अलग मानी जाएगी, क्योंकि इस लाइन में बी आगे खड़ा है ना, ठीक है। लेकिन मैं अगर सिर्फ सिलेक्शन की बात करता हूँ, तो मेरे लिए ए बी सी डी आगे, डी बी सी आगे, मतलब वो एक ही बात है कि भाई टीम है 4 की, इसमें मैं किसी को वो नहीं कह रहा। द नंबर ऑफ ऑल, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम इज, यह ना एन फैक्टोरियल लिखा होना चाहिए था, कि अगर सबको लेते हो तो एन फैक्टोरियल डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मिस हो गया बाई चांस इन पीपीटी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये एन फैक्टोरियल है, ठीक है। अब एक इलिस्ट्रेशन है, आई थिंक हम इसी सेशन में सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सेशन, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक इलिस्ट्रेशन ये है हमारे पास, एंड देन आई हैव दिस क्वेश्चन, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है आपके पास, देन आई हैव दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा फास्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा आपको बेसिक्स में काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। ये तो आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिख रहा होगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिंपल फार्मूला लगाएँगे, और थोड़ा मैं जल्दी भी करूँगा, लाइक 56 फैक्टोरियल ऊपर लिख सकता हूँ, मैंने कहा था इन दोनों का समेशन आएगा, यानी कि 56 माइनस आर माइनस 6, यानी कि 50 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। उसका रेशो लेना है, मतलब कि मैं डिवाइड करूँगा, आपको पता है मैं यहीं कर लेता हूँ 1 अपॉन मतलब 54 फैक्टोरियल। अब ये 50 माइनस दिस ऊपर जाएगा, तो व्हाट आई विल गेट इज 51, थोड़ा सा इसको यहाँ अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 51 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है भाई। तो अब सिंपल सी बात क्या है कि ये तो छोड़ो, मतलब छोड़ो क्या, 56 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ मैं। अब हमने जैसे फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मानूंगा कि आप अच्छी तरह रिवाइज करके आए हो। तो 54 फैक्टोरियल इंटू 55 इंटू 56 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। और 51 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो एक एक ऐड होता जाता है ना फैक्टोरियल में, कि 1 फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 4 से, तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा, 51 माइनस आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगला नंबर जैसे 51 माइनस आर मैं लिख लेता हूँ, समझ रहे हो, तो दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे, जैसे इससे पहले क्या होगा 49 माइनस आर, होता क्या है कि जब जैसे आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेचुरल नंबर्स कर रहे हो, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, मतलब एक वन ऐड हो रहा है, मतलब जैसे 1 2 3 4 तो 4 फैक्टोरियल है, उससे नेक्स्ट नंबर 5, जैसे उससे मल्टीप्लाई कर दो 5 फैक्टोरियल बन जाता है। तो मतलब कि 50 माइनस आर में जैसे मैं एक ऐड करूँ 51 माइनस आर, तो ये 51 ये पूरा जो आपका यही है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा डीपली समझा दिया, आई थिंक यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। 50 माइनस आर का फैक्टोरियल है, और ये 54 फैक्टोरियल था मेरा। अब देखो कौन कौन कट रहा है, ये इससे कट गया, ये फैक्टोरियल कट गया, तो कुल मिला के मेरा फैक्टोरियल वाली चीजें बची ही नहीं, अब तो बस सिंपल बच गया। इसकी वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 30800। अब थोड़ा आगे कर लेते हैं, 55 इंटू 56 आया था मेरे पास, 55 इंटू 56, और मेरे पास क्या बच गया था, ऊपर बच गया था 51 माइनस आर, 51 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 30800। लेकिन आपसे पूछा एग्जैक्टली आर की वैल्यू नहीं, आपसे पूछा आर पी टू, यानी कि वट एवर जो आर आएगा उसका पी टू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या कुछ हो रहा है, मैं सिंपल ही चलूंगा, शायद 11 के टेबल में आ रहा होगा 2 और वट एवर, यस आ रहा है, तो 11 5 में कर सकता हूँ, 11
2 किया 8 8 मींस 8 0 0। ठीक है, आपके लिए सिंपल लगता है। 7 आप जानते हो 7 8 होता है, 7 4 0 0। अब आपके लिए हो जाएगा 5 5 0 एंड इट विल बी 10। ओके, 51 तो 41 आ जाएगा, मतलब 41 इज इक्वल टू आर। सिंपल कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे, विल गेट आर इक्वल टू 41, यानी कि 41 P2 की वैल्यू पूछी तो वो बड़ी आसान है, 41 फैक्टोरियल ओवर 41 माइनस 2 यानी 39 फैक्टोरियल। ऑब्वियस सी बात है, 41 फैक्टोरियल को मैं 39 फैक्टोरियल इंटू 40 इंटू 41 लिख सकता हूँ। नीचे 39 फैक्टोरियल यहाँ भी था, ऊपर भी लिखा, कट गया, इतना बचा। 40 इंटू 40 कितना होगा आपके लिए 1600, 1600 में और आप जो ऐड करोगे वो क्या ऐड करोगे, एक मिनट, 40 ऐड करोगे तो 1640 बन जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन आपको ही पता है, मैं इसको 40 इंटू 40 प्लस 1 लिखता हूँ ना, ऐसे थोड़ा सा मतलब ये बेसिक चीजें पता होती हैं बच्चों को। तो 1640 सॉरी 1600 प्लस 40 1640 बन गया। ठीक है, ठीक है, यही आपके यहाँ पर देखोगे सॉल्यूशन, क्योंकि ऊपर मैं ज्यादा इंफोसाइज इसलिए नहीं कर रहा, सिंपल कैलकुलेशन ही इसमें फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ दिमाग नहीं लगाना था कुल मिला के। ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इट्स अगेन नॉट वेरी टफ। दैट 3 मैन हैव 4 कोट्स 5 वेस्ट कोट। ठीक है, 3 मैन हैव 4 कोट, मतलब ठीक है उसके पास पड़े हैं 4 कोट पड़े हैं, 5 वेस्ट कोट पड़े हैं, ठीक है, एंड 6 कैप पड़े हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज सॉरी दे कैन वेयर देम, मतलब ठीक है, पहली बात तो 3 मैन है, मतलब 3 फ्रेंड मान लो, उनके घर में अभी 4 कोट है, 4 वेस्ट कोट है और 6 कैप है। अब सिलेक्शन का, जैसे अगर आप वैसे सोचो सिलेक्शन का रूल आएगा इसमें कैसे, देखो सबसे पहली बात कि इसको ऐसे समझो कि 4 कोट है, या फिर सिलेक्शन का रोल को देखते हैं, चलो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 वेस्ट कोट है, WC लिख दिया मैंने, और 6 कैप है। बंदे 3 ही है मेरे पास, 3 मैन है। ठीक है, मैं अलग से बना भी देता हूँ अगर आपको थोड़ा वैसे लग रहा हो तो, कि मेरे पास मैन 1 है, मैन 2 है, मैन 3 है। ठीक है, 3 मैन है। अब ऐसा समझो कि कोर्ट जो है वो किस किस के पास जा सकता है, अगर ऐसे समझे, मतलब जाने का मतलब कि कोर्ट के पास जो 4 कोर्ट है वो, मतलब उसके पास कितने ऑप्शन, 1 2 3। ठीक है, अब मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा इस मैन के पास जो ऑप्शन है 4 कोट है वो 3 के लेवल, मतलब 4 में से अगर मैं किसी भी 3 कोट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं पहना सकता हूँ, मतलब लेकिन मुझे फिर वो अरेंज की बात हो जाएगी। देखो आप समझो कि 4 कोट है आपके पास, मैं सिर्फ सेलेक्ट की बात करूं कि 3 कोट है। ठीक है, अब मैंने 3 कोट तो ले लिए, उसमें से कोई भी कितने तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब कोट के नाम भी ले लो, ABCD करके, तो मैंने ACD को उठा लिया, एक तरीका ABD को उठा लिया। तो 4 में से 3 कोट उठाना, अगर मैं देखो थोड़ा कॉम्बिनेशन वैसे ही समझाऊं तो 4C3 आता है आपका। अभी 4C3 होता क्या, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, लेकिन आपने भी ये पढ़ा था कि ये तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मैं मान लो मैंने सिर्फ ACD को ही सिलेक्ट किया, कोड के नाम ले लेते हैं, पहले तो मैं लेता हूँ कोड ABCD, जिसमें मैंने ACD वाले कोड को सिलेक्ट किया, मतलब कोड A को, कोड C को, कोड D को। अब लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ ये बात नहीं कि कोड ले लिए उसके बाद रैंडमली कोई किसी को पकड़ा दे। अगर मैं ये A को पकड़ाता हूँ, ये C को पकड़ाता हूँ, ये D को पकड़ाता हूँ, ये एक तरीका काउंट होगा। नंबर ऑफ वे ऑफ वेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, किसी तरीके से मतलब कॉम्बिनेशन से वेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये वाला थोड़ा बैक ले लेता हूँ, जो चीज़ मैं लिखी थी, ये वाला A वाला मैं इसको दे देता हूँ, C वाला सॉरी सॉरी फॉर दिस, C वाला इसको पकड़ा दिया और D वाला इसको। तो इसमें जो होगा ना, जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कि जो तरीका है पहनने का वो अलग हो जाएगा। उसमें वेयरिंग स्टाइल अलग था, इसमें वेयरिंग स्टाइल अलग होगा। तो मतलब हो क्या रहा है समझ रहे हो? कि 4 में से 3 सेलेक्ट भी हो रहे हैं, अरेंज भी हो रहे हैं। अब मैं इसको वैसे अगर मुझे मान लो 4C3 की डेफिनिशन मैंने आपको बता रखी है, मान के चलो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4C3 फिर उनको अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल। लेकिन भाई अभी तो मैंने आपको परम्यूटेशन भी पढ़ाया ना, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन मैंने कहा था सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों इन्वॉल्व है। तो 4P3 क्यों नहीं लिख देते आप? मतलब समझ लो कि आपने ये पढ़ लिया कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो रहा है, ऐसा लिख सकते हो आप। आपने अभी तक ये पढ़ा डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, तो ये मैं कोई कंसिडरेशन नहीं लगाऊंगा। लेकिन अभी आपको 4C3 की डेफिनेशन नहीं पता, फॉर्मुला नहीं पता, मतलब मैं कहूंगा NCR का फॉर्मुला नहीं पता, तो इसको कर लेते हैं। 4P3 का पता है इनटू, तो ऐसे ही सेम इसके लिए नहीं हो जाएगा वेस्ट के लिए, दैट इज 5 वेस्ट कोड के लिए क्या हो जाएगा 5C3, 5 में से कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो, 3 फिर उनको अरेंज भी कर रहे हो, है ना? ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ था मेरा, हाँ 6 के लिए, कैप के लिए भी हो जाएगा 6C3। अब पता ये क्या होता है, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। बस कुछ नहीं बचा आपके लिए, जो कट रहा है उसे काट दो। 4 फैक्टोरियल वैसे तो मुझे पता है 24 आता है, ये 120 आता है डिवाइड बाय 2 यानी कि 60,
और 3 फैक्टोरियल का मतलब यानी कि 3 फैक्टोरियल ऊपर भी आएगा, फिर आएगा 4 और 5 और 6, तो 3 कट जाएंगे, 4 5 6। 4 5 6 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 5 20, 6 का मतलब 6 2 दैट इज 120। ठीक है, तो यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, इनको छोड़ो, आप ध्यान दो इस पे। मैं से कह सकता हूँ 12 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा, 72, 72 इंटू 24। ठीक है, तो 72 इंटू 24 जो आपका आ रहा है, इट विल बी लाइक 8 एंड देन 20, ओके 28 एंड दिस इज 144, सो 8 12 7 1, तो ये आपका जो आंसर आएगा 172800। तो इसलिए आंसर ठीक है, कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा वैसे एम्फसाइज नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है, अगर आप बहुत अच्छे कैलकुलेटर हो, मतलब कैलकुलेटर वाला आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप अपने तरीके से करो, ये मैंने दिखाया है बेसिक तरीका। ठीक है, व्हाटएवर इट इज़। तो क्वेश्चन में बोला वही गया है, मतलब थोड़ा अगर जो कुछ खास होगा तो मैं बता दूँगा, ऐसा कुछ बोला नहीं। ये देखो मेन क्या लिखा है कि 3 men can wear 4 coats in the number of, तो डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने, मैंने आपको थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश की है, 4 डिफरेंट कोट्स टेकन 3 एट अ टाइम, सो दैट 3 men can wear 4 coats in a 4p3 वे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा मैं कहता हूँ बुकिश लैंग्वेज लिखी है, मैंने आपको डीपली समझाया, तो डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज द मेन थिंग एंड द आंसर इज अगेन मेन थिंग। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से इसके बाद आपके पास इलिस्ट्रेशन नंबर 7 ही लास्ट है आज की पीपीटी में। ठीक है, लास्ट इलिस्ट्रेशन है, सपोज 8 पीपल्स एंटर अ इवेंट इन अ swim meet है फाइन, in how many ways could the gold silver and bronze prize be awarded। ठीक है, कैसे, तो बस बात ये कि 8 पार्टिसिपेंट आए हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। अब हाउ मेनी वेज की बात, ये पहली बात तो हम देखेंगे कि भाई मान लो जैसे 8 बंदे ही लगा लो, 8 बंदों के नाम वही ABCD के नाम से ले लेते हैं, ABCDEFG। ठीक है, इस नाम से बंदे आए हैं। अब मेरा ए, पहले तो मैं देखूँगा अगर A, C, D को मैं बस उनके लिए मतलब मेडल्स के लिए कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब ये बंदे जीते हैं। अब इसमें भी एक अरेंजमेंट ये हो जाएगी कि A को गोल्ड मिला है, C को सिल्वर मिला है और D को ब्रॉन्ज मिला है। और एक अरेंजमेंट ये हो जाएगी A को ब्रॉन्ज मिला है, C को उल्टा-पुल्टा कर दिया हमने। तो मतलब क्या हो रहा है, सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो रहा है। तो मतलब 8 में से पहले मैं नंबर ऑफ वेज निकालने अगर इस केस में हो, देखो मैंने कहा था काउंटिंग में क्या मतलब नंबर ऑफ वेज ही निकाल रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों भी करना पड़ सकता है, खाली सिलेक्शन भी करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के इस केस में मतलब इस क्वेश्चन में जब हम नंबर ऑफ वेज निकालने हैं मेरे को, तो मुझे परमुटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे को सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं परमुटेशन का इस्तेमाल करूँगा, 8p3 करूँगा, मतलब किसी भी 3 को सेलेक्ट करता हूँ, फिर उनको अलग-अलग तरीके से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज शफल कर देता हूँ उस केस में, तो वो केस अलग होंगे। तो ऐसे 8p3 आएगा, 8p3 इज़ लाइक 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अब मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, मतलब 5 8 फैक्टोरियल कैसे लिखूँगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, नीचे वाले से कट जाएगा, तो 6 इंटू 7 इंटू 8 ही बचेगा। नाउ आई थिंक इट्स वेरी ईजी कैलकुलेशन, ये 56 हो जाएगा, 56 इंटू 6 आप देख सकते हो, 56 5 यानी कि 280, 280 में फिर आप एक 56 और ऐड करोगे, इट विल बी लाइक कितना बच गया भाई आपका 336। ठीक है, 336 कैलकुलेशन है, आप अपनी तरीके से कर सकते हो, दिस इज योर आंसर, ऊपर कुछ खास लिखा नहीं है, 8p3। सो मैंने आपको पहले भी कहा था प्री रिटन सॉल्यूशन तो मैं देता हूँ, इट कैन डीपन योर अंडरस्टैंडिंग डिपेंडिंग अपॉन, अदरवाइज मेन थिंग है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस सेशन, विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।